हाँ भाई, सभी का BL सर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, अपनी रीट मुख्य परीक्षा भर्ती को लेकर जो निःशुल्क क्लासेस थी उसमें कुछ अवधान आ गया था इतने दिन, तो उन्हीं को अपन ने प्रारंभ किया है। आज से अपन जो भी क्लास लेते हैं उसमें कंप्लीट टॉपिक करने का प्रयास करते हैं। पिछले जो वीडियोस था अपना, उसमें अपन ने अधिगम है उसको कंप्लीट 1 घंटे में पूरा 0 से लेकर अंत तक कंप्लीट कर लिया था। आज का ये वीडियो अपना अभिप्रेरणा को लेकर रहने वाला है, जैसे आप लोगों ने इस वीडियो की थंबनेल में देख भी लिया है। अभिप्रेरणा क्या हो, कहाँ से शुरू होकर कहाँ तक है, पूरी अभिप्रेरणा इसी क्लास में आपको कंप्लीट में करवा दूंगा। तो जो भी साथी पहली बार इस प्लेटफॉर्म पर विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि उन्हें अपना कंप्लीट सिलेबस देखने को मिल जाए। और जो साथी चैनल पर पहले से विजिट करते रहे हैं, उनका एक छोटा सा कर्तव्य है कि वह क्या करेंगे, अपना जो वीडियोज है उसको शेयर कर देंगे। एक हाइप का ऑप्शन यूट्यूब ने प्रोवाइड करवा रखा है, तो उसको भी आप क्या करो, यूज में लिया करो, हाइप दे दिया करो, जिससे वीडियोज है वो आगे थोड़ा सा तेज गति से वायरल हो सके। सभी ग्रुपों में शेयर कर दोगे। और ये आपके छोटे छोटे कर्तव्य, लाइक वाला बटन दबा दिया करो भाई जब क्लासेज आपको मिलती है। आप लोग डिमांड भी करते हो सर क्लासेज नहीं मिल रही है, और फिर आप लोग शेयर भी नहीं करते हो, तो इस वजह से थोड़ा सा अपना मिस कम्युनिकेशन हो रहा है। तो आप लोग थोड़ा सा सहयोग करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज का अपना ये क्लास है, ये रहने वाली है मोस्टली अभिप्रेरणा को लेकर, मोटिवेशन वाला जो पार्ट है उसको लेकर ये अपनी क्लास रहने वाली है। शिक्षा मनोविज्ञान, रीट और सीटेट। कुछ साथी मुझसे पूछते क्या ये सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड के लिए पर्याप्त है? बिल्कुल, आपके लिए भी ये क्लास बहुत पर्याप्त है। इससे बाहर आपको भी कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। काम की चीज़ें मैं सारी यहाँ प्रोवाइड करवा देता हूँ। अभिप्रेरणा जिसको बहुत लोग अधिगम के साथ में पढ़ाते हैं, तो अधिगम के बाद में अभिप्रेरणा ही पढ़ा जाता है। मोटिवेशन चैप्टर है और इससे आसान आपको कहीं देखने को भी नहीं मिलेगा। फालतू का जो ज्ञान है वो मेरे पास में होता नहीं है। अपन टू द पॉइंट चलने वाले। बात करते हैं अभिप्रेरणा कि अभिप्रेरणा क्या है। तो आप जो एक मोटिवेशन शब्द सुनते हो ना, मोटिवेशन, वो मोटिवेशन ही क्या है? अभिप्रेरणा है। यानी आपको कुछ सीखना है, लर्निंग करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? मोटिवेशन की। आप लोग कहते भी हो सर हमें मोटिवेशन दीजिए, हमें मोटिवेशन दीजिए। वो मोटिवेशन आज इस क्लास से लेकर जाइए, उसके बाद में आप तैयारी करते हुए अपने लक्ष्य को निरंतर जरूर प्राप्त करोगे कि अभिप्रेरणा है। आपको मोटिवेशन किस तरीके से लेना होता है। बाहरी मोटिवेशन है वो ज़्यादा देर तक टिकता नहीं, आंतरिक मोटिवेशन होना आवश्यक है। इस अभिप्रेरणा शब्द की जो उत्पत्ति है वो हुई आपके मोटम या मोविय वर्ड, जो भी शब्द आपको देखने को मिले इन दोनों शब्दों से हुई है, जिसका अर्थ है गति करना। मूव यानी क्या होता है? गति करना, आगे की ओर। पीछे की ओर गति होती नहीं है, गति तो दोनों तरफ होती है, लेकिन अपना मूव करना यानी आगे की ओर निरंतर आगे बढ़ना। अपन ने जो कुछ सीखा है उसमें कुछ नया क्रिएट करते हुए आगे की ओर जाना ही क्या कहलाता है? अपना मोटिव। ठीक है, टू मूव होता है, गति करना। अभिप्रेरणा की डेफिनेशन क्या है? ये अधिगम का आधार है, यानी आपको सीखने के लिए बेस जो है वो आपके अंदर क्या होना चाहिए? मोटिवेशन। कोई भी चीज़ सीखने से पहले आप उसके लिए क्या हो? तैयार हो, मोटिवेशन हो। आपके अंदर अभिप्रेरणा है तो आप उस चीज़ को सीख सकते हो, इसलिए अधिगम का आधार है। अधिगम के लिए सुनहरी एक सड़क है। जिस प्रकार से सड़क आपको किसी गांव की ओर लेकर जाती है ना, जिस गांव तक पहुंचना है वहां जाने के लिए आपको किसकी आवश्यकता होती है? सड़क की। तो आपको कुछ सीखने के लिए उस अंत पॉइंट तक जहां तक आपको सीखना है वहां तक ले जाने के लिए जो गति है प्रदान करती है वो सड़क है। वो कौन है? अभिप्रेरणा है। अपना मोटिवेशन ऐसा ही तो रहता है, अपन क्या करते हैं? सिलेबस को पढ़ना तो शुरू कर देते हैं लेकिन अंत तक नहीं कर पाते हैं। पढ़ते सब है, शुरू सब करते हैं, 0 से 20 तक सब जाते हैं, फिर कोई 2 टॉपिक छोड़ देता है, कोई 3 छोड़ देता है। जो व्यक्ति 100 टॉपिक के 100 टॉपिक पूरे टच करके आता है, इसका मतलब वो क्या है? मोटिवेशन है। यानी अधिगम के लिए सुनहरी सड़क है। कौन है? आपका अभिप्रेरणा। अधिगम के लिए अनिवार्य, अधिगम करना है तो आपके अंदर क्या होना चाहिए भाई? मोटिवेशन होनी चाहिए। कुल मिला के आपके अंदर भूख होनी चाहिए उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। कुछ वैज्ञानिक है जिन्होंने परिभाषाएं दी है, जिसमें एक वैज्ञानिक है गुड एनएफ, पूरा नाम है गुड एनएफ। वैसे गुड की परिभाषा से याद रखते हैं, किसी क्रिया को आरंभ करने, कोई क्रिया है उसे आरंभ यानी शुरू करने के लिए
उसके बाद में उसे जारी रखने के लिए, जारी कंटिन्यूटी रखने के लिए और उसे नियमित करने को प्रक्रिया ही क्या है? अधिगम नहीं है भाई, अभिप्रेरणा है। गलती से अधिगम लिखा गया है, ये अधिगम नहीं है, ये क्या है? अभिप्रेरणा है। क्या है? अभिप्रेरणा है आपकी। क्या है भाई? ये अभिप्रेरणा है, अभिप्रेरणा है। किसी कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की जो क्रिया है उसी का नाम क्या है? मोटिवेशन है। यदि आप मोटिव होते हो किसी वैकेंसी को लेकर, तो अब आप क्या करते हो? कार्य शुरू सभी करते हैं, लेकिन उसको जारी रखना इंपॉर्टेंट है। और जारी रखने के साथ में नियमित करना, जैसे मेरी क्लासों के अंदर ही हो रहा है आजकल, क्योंकि मैं भी मोटिवेशन नहीं हूँ, साफ कह रहा हूँ। आप लोग चीज़ों को शेयर नहीं करते हो, तो व्यूज़ नहीं आते हैं, तो मुझे भी मोटिवेशन नहीं मिलता। इसलिए मैं कार्य प्रारंभ किया है मैंने, लेकिन उसको जारी और नियमित नहीं कर पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर भी क्या नहीं है? मोटिवेशन नहीं है। क्योंकि आप लोग शेयर नहीं कर रहे हो तो वीडियोस आ नहीं रहे। तो ये भी एक क्या है? मोटिवेशन है कि आप अधिगम करने के लिए भी किसी क्रिया को प्रारंभ तो कर देते हो, लेकिन उसको नियमित करने और जारी रखने के लिए जो अनिवार्य शर्त है वही क्या है? अभिप्रेरणा है। किसी क्रिया को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया क्या है? अभिप्रेरणा है। दूसरा वैज्ञानिक है मैकडूगल। मैकडूगल कहता है अभिप्रेरणा वे शारीरिक व मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं, शारीरिक व मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती है। कोई कार्य है उसे करने के लिए प्रेरित करने वाली शारीरिक और मनोवैज्ञानिक जो दशाएं हैं वही क्या है? आपकी अभिप्रेरणा है, मोटिवेशन है। कौन कहता है? वैज्ञानिक मैकडूगल कहता है। मैकडूगल कहता है कि अभिप्रेरणा वे मनोवैज्ञानिक और शारीरिक दशाएं हैं जो किसी कार्य को आरंभ करने के लिए जरूरी होती है, वही क्या है? अभिप्रेरणा है। नेक्स्ट वैज्ञानिक आता है क्रेचफील्ड। क्रेच यानी कै। अभिप्रेरणा हमें क्यों का उत्तर देती है? अभिप्रेरणा हमारे क्यों का उत्तर देती है। अभिप्रेरणा वो कोई कार्य है, उसे मैं क्यों करूं? आप मेरी क्लास देख रहे हो, क्यों? क्योंकि आपको अभी अभिप्रेरणा टॉपिक पूरा क्लियर करना है। तो क्रेचफील्ड एंड क्रेचफील्ड या क्रेचफील्ड एक भी लिखा जा सकता है। ये क्या कहता है कि अभिप्रेरणा हमारे क्यों का उत्तर देती है। अभिप्रेरणा क्या करती है? हमारे क्यों का उत्तर देती है। कौन कहता है? क्रेचफील्ड। नेक्स्ट वैज्ञानिक है स्किनर। अभिप्रेरणा अधिगम का स्वर्ण पथ है। यह सबसे अच्छी बात है कि अधिगम है का स्वर्ण पथ कौन है? अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा अधिगम का स्वर्ण पथ है, सुनहरी सड़क है, गोल्डन रोड है। कौन है? यह है आपका अभिप्रेरणा। किसने कहा ये डेफिनेशन? यह है आपकी डेफिनेशन स्किनर महोदय की। ये परिभाषाएं कुछ है जो आपको खूब सारी किताबों में लिखी हुई है, बाकी आप याद करना चाहो अथाह मैटर है, लेकिन इतनी आप याद कर लेना, मैं तो काफी मानता हूं इनको। नेक्स्ट है अधिगम की विशेषताएं। अधिगम की खुद की क्या क्या विशेषताएं हैं? तो अधिगम की पहली विशेषता अधिगम का सर्वोत्तम सोपान है। अधिगम का सर्वोत्तम सोपान यानी सबसे ऊपर जो इम्पोर्टेंट चीज है वो कौन है? अभिप्रेरणा है। तो अधिगम का सर्वोत्तम जो सोपान है वो ही कौन है? अधिगम। अधिगम का राजमार्ग। राजमार्ग आप जानते हो NH को बोलते हैं बट राजमार्ग, तो अधिगम का राजमार्ग कौन है? अभिप्रेरणा, मोटिवेशन है। अधिगम का हृदय। अधिगम का क्या है? हृदय, हार्ट है अधिगम का। लर्निंग का जो हार्ट है वो कौन है? मोटिवेशन है, यानी आपकी अभिप्रेरणा ही है। अधिगम का चालक। अधिगम के लिए जो चालक है वो कौन है? चालक का मतलब चलाने वाला। तो अधिगम के लिए जहां तक लेके जाने वाला व्यक्ति है वो कौन है? मोटिवेशन। और अधिगम की अनिवार्य स्थिति, यदि आपको अधिगम करना है तो टाबरो मोटिवेशन लेना ही पड़ेगा, आपको अपने अंदर मोटिव होना ही पड़ेगा। मानता हूं आप लोग अच्छे से मोटिवेशन होंगे, कम सीटों को लेकर मोटिवेशन नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी आप लोगों को मोटिवेट रहना है। चलते हैं आगे। अभिप्रेरणा की प्रकृति, सॉरी, ये भी गलती से मैं सोच रहा था ये क्या सिस्टम हो रहा है। अधिगम नहीं है, ये भी क्या है? अभिप्रेरणा है। ये भी क्या है? यहाँ पर अभिप्रेरणा की प्रकृति है। किसकी? अभिप्रेरणा की है। बाय मिस्टेक ये लिखा गया था, ध्यान नहीं दिया मैंने भी। ये है अभिप्रेरणा। किसके? अभिप्रेरणा की विशेषता है। नेक्स्ट, अभिप्रेरणा की प्रकृति। कि अभिप्रेरणा की प्रकृति कैसी होती है? तो अभिप्रेरणा मनोवैज्ञानिक और आंतरिक प्रक्रिया। मनोवैज्ञानिक है, मन के अंदर होने वाली है, बिल्कुल आप अंदर से मोटिवेट होते हो, और आंतरिक प्रक्रिया आप खुद के अंदर बैठाते हो, तो ही वो क्या है? अभिप्रेरणा। आवश्यकता से प्रारंभ होती है।
मोटिवेशन कब होता है? जब आपको किसी चीज़ की आवश्यकता है। तो आवश्यकता से प्रारंभ होता है कौन? अभिप्रेरणा। ये तो बिल्कुल ज़रूरी है। अपने को नीड है, अपने को आवश्यकता है, तो ये अभिप्रेरणा होगी। आप रीट की तैयारी क्यों कर रहे हो? आपको आवश्यकता है। ऐसा तो है नहीं कोई फर्स्ट ग्रेड का टीचर लगा हुआ है और थर्ड ग्रेड की तैयारी करेगा, ऐसा तो पॉसिबल नहीं। क्यों? क्योंकि उसको आवश्यकता ही नहीं है। तो मोटिवेशन क्या है? आवश्यकता से शुरू होता है। लक्ष्य केंद्रित प्रक्रिया, बिल्कुल लक्ष्य को ध्यान में रखने की जो प्रक्रिया है वही क्या है? आपका मोटिवेशन है, यानी अभिप्रेरणा है। वो क्या है? एक लक्ष्य केंद्रित प्रक्रिया है। जैसे किसी का लक्ष्य सेकंड ग्रेड है, किसी का लक्ष्य फर्स्ट ग्रेड है, किसी का एनवीएस केवीएस है, उसके साथ में किसी का थर्ड ग्रेड ट्रीटमेंट लेवल 1 लेवल 2 अलग अलग ने सभी ने अपने लक्ष्य निर्धारित कर रखे हैं, उसी के अंतर्गत अपने आप को मोटिवेशन कर रहे हैं। लक्ष्य को प्राप्त करने का एक साधन है, ये इंपॉर्टेंट बात है भाई। क्या है? एक साधन है, जहां तक लक्ष्य तक ले जाने वाला, जिसके अंदर बैठ के आप जाने वाले हो ना, वो साधन कौन है? वो है अभिप्रेरणा। कर्मिक और चयनात्मक प्रक्रिया क्रम से की जाती है और आपको जिन चीज़ों का चयन करना है उन चीज़ों को ही आप इस प्रक्रिया में शामिल करते हो। ऐसा तो है नहीं कि आप मोटिवेशन किसी अन्य चीज़ को लेकर होगे, आप केवल रीट थर्ड ग्रेड मुख्य परीक्षा को लेकर ही होने वाले हो। अभिप्रेरणा के प्रकार यहाँ से नोट कर लेना, एक क्वेश्चन पक्का यहाँ से 1 क्वेश्चन आता है। अभिप्रेरणा के प्रकार की, अभिप्रेरणा कितने प्रकार की होती है? तो अभिप्रेरणा 2 प्रकार की होती है। एक तो आंतरिक रूप से मोटिवेट होना, और एक कोई मारो साथी धक्का दे दे मोटिवेट करे, ले भाई तू कर सके, ले भाई तू कर सके, तो वो बाह्य अभिप्रेरणा है। तो आंतरिक अभिप्रेरणा यानी स्वयं की इच्छा से कोई कार्य किया जाता है, वह किसके अंतर्गत आता है? तो स्वयं की इच्छा से किया गया कार्य किसके अंतर्गत आता है? आंतरिक अभिप्रेरणा के अंतर्गत आता है। कौन कौन है? आंतरिक भूख है, प्यास है, नींद है, काम है। ये क्या है? ये आंतरिक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, निम्न में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा नहीं है? ठीक है, तो भूख, प्यास, नींद, काम, इनको थोड़ा सा अलग तरीके से एग्जाम्पल घुमा के भी दे सकता है। ठीक है, तो वो भी ध्यान रखना। फिर है बाह्य अभिप्रेरणा। बाह्य यानी बाहर से दी जाने वाली। आत्मसम्मान है, ये तो सॉरी आत्मसम्मान तो स्वयं की हो गया। कार्य को दूसरे के दबाव में आकर करना, कार्य को किसी दूसरे के दबाव में आकर करना। जैसे अपन छोटे क्लासों में करते हैं ना, गुरुजी कहेगा काल याद करके आजे बेटा, चाटा मारूंगा। अब गुरुजी अपन दंड देता, इसलिए अपन याद कर जाता। अपनी कोई इच्छा को नहीं पढ़वागी, अपनी इच्छा ही मस्ती करने की, खेलबा कूदबा की, लेकिन फिर भी अपन बैठता। और आज भी बच्चा बैठे पढ़े भी को कारण का ही है, या तो घर का प्रेशर करे, घर का कबर है पढ़ लियो रे बेटी का बाबू के करा उड़ता फिरता, ऊल पहले करना 2 चांटा और लगाओ मेरे साथी जी, कारण बच्चा क्या ही करे पढ़े। तो वे का की वजह खुद मोटिवेट को नहीं, 12वीं तक बच्चों पढ़े जो खुद मोटिवेट हो गई को नहीं, और 12वीं तक होनी, 12 आप भी तैयारी कर रहे हैं तो आप भी आंतरिक मोटिवेशन नहीं है भाई। ये मोटिवेशन भी कल बच्चों नौकरी लागो और बे रिपिया वाला, बे आवला, फलाना वाला, ढीकड़ा वाला। ठीक है, तो वे चीजें हैं बाह्य अभिप्रेरणा। कार्य को दूसरे के दबाव में आकर करना, जैसे पुरस्कार है, दंड है, प्रशंसा है, परिणाम है, प्रतिस्पर्धा है। किसी दूसरे से प्रतिस्पर्धा ज्यादा होती है आजकल। ठीक है, तो ये क्या है? आंतरिक नहीं होते, बाह्य। जब तक आप बाह्य से काम ना चल के आंतरिक के अंदर आओगे ना, तब तक बाह्य से काम चलने वाला नहीं है। खुद के अंदर भूख जगा लोगे किसी चीज को पाने की, तो लक्ष्य को पाया जा सकता है। ठीक है, तो आपको आंतरिक रूप से मोटिवेट होना, आज से बाह्य रूप से नहीं रहना। अभिप्रेरणा के तत्व, अभिप्रेरणा के तत्व कितने हैं? तो अभिप्रेरणा के तत्व है 4 तत्व। अभिप्रेरणा के कितने तत्व हैं? अभिप्रेरणा के तत्व हैं आपके 4। कितने तत्व है भाई? 4 तत्व हैं। आवश्यकता, पहली कौन है? आवश्यकता, जिसे नीड कहते हैं। सबसे पहले मैंने कहा था अभिप्रेरणा शुरू ही कहाँ से होती है? आवश्यकता से होती है। आवश्यकता क्या होती है? आवश्यकता होती है शरीर के अंदर किसी चीज की कमी या अधिकता। कमी भी आवश्यकता है तो अधिकता भी एक प्रकार की आवश्यकता है। ठीक है ना, शरीर में कमी या अधिकता ही क्या है? आवश्यकता है। जैसे शारीरिक आवश्यकता और मनोवैज्ञानिक या सामाजिक आवश्यकता। आवश्यकता भी कितने प्रकार की हो सकती है? 2। एक तो शारीरिक शरीर को चाहिए, एक मनोवैज्ञानिक तरीके से यानी समाज के लिए चाहिए अपने को। जैसे भोजन है शरीर के लिए चाहिए, पानी है, काम प्रयोग है, नींद है, ये शरीर के लिए शारीरिक है। तो ये क्या है? आवश्यकता तो है लेकिन शारीरिक आवश्यकता है। मनोवैज्ञानिक कौन है? जैसे प्रेम है, उपलब्धि है, प्रशंसा है, प्रतिष्ठा है। आपने इच्छा हुए कि समाज का लोग अपन प्रतिष्ठिता माने, अपन
आत्म सम्मान करे, आपनू सम्मान करे। तो ये चीज़ा कहीं है, तो ये आपने लिए एक आवश्यकता बनेड़ी है। आवश्यकता है, लेकिन ये मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है। लेकिन भूख यानी की आवश्यकता जी अपने शरीर ने चाले, आज रोटी नहीं खाया तो काल भूख लाग सी, तो आपने कहीं उसी रोटी की आवश्यकता महसूस हो सी, तो आप अभिप्रेरणा कोई काम कर सिया भी काम कट्यों शुरू हो आवश्यकता हो। यदि भूख नहीं लागे, सपोज दैट या करो कि भूख लागे को नहीं, तो भूख नहीं लागे तो आदमी काम क्यों करोगे, सारे दिन सोते रहोगे, मस्त करते रहोगे। एक कारण यही है कि कोई भी चीज है यदि आपको लक्ष्य तक लेके जा रही है तो उसके लिए आपको आवश्यकता होनी चाहिए। जैसे आज आपको आवश्यकता है नौकरी की, क्यों? क्योंकि आपके परिवार में किसी की नौकरी नहीं लगी हुई, आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, तो आपको आवश्यकता है पैसों की। उस पैसे के लिए नौकरी कर रहे हैं, नहीं कि आप अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। पढ़ना बाद की बातें, ठीक है। पहले अपनी क्या आवश्यकता है, अपना पैसा आवश्यकता है। और बोला भी गया पैसा बोलता है बच्चों। चालक, अंतर्नोद, परनोद, कुल मिलाकर अंग्रेजी नाम है कि ड्राइव को मतलब चला पाड़ो, ड्राइवर। शरीर की आंतरिक एक क्रिया है, शरीर के अंदर होने वाली एक क्रिया है। जैसे भूख है और प्यास है, भूख है और प्यास है, ये चला हुआ आदमी। तो एक आई है चालक है भाई, एक कोई है चालक है। कौन? भूख और प्यास क्या है? चालक है, भूख और प्यास। यहाँ देखो आवश्यकता भोजन की है, आवश्यकता भोजन क्या है, ऐसे मत कर देना भूख है। आवश्यकता भोजन की है, आवश्यकता पानी की है, आवश्यकता काम की है, आवश्यकता नींद की है, मलमूत्र त्याग की आवश्यकता है, क्योंकि वो शरीर में अति हो रही है, उनकी त्यागने की आवश्यकता है, ठीक है। लेकिन ये क्या है, ये चालक है। कौन? भूख और प्यास। भूख और प्यास क्या है? चालक है। भूख लगती है जो अपने को चलाती है काम करने के लिए, प्यास लगती है जो अपने को चलाती है, ठीक है। आवश्यकता किसकी है शरीर को? भोजन की। तो भोजन क्या है? आवश्यकता है। जबकि भूख क्या है? भूख चलाने वाली है, चालक है। भूख क्या है? चालक है। उद्दीपक, प्रोत्साहन, इंसेंटिव, ये क्या है? जो चालक को संतुष्ट कर देना, जो चालक अपनी भूख लगी थी उन दोनों को, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और ये नेगेटिव भी हो सकता है। जो उद्दीपक होता है, प्रोत्साहन होता है, इंसेंटिव होता है, जो क्या कर देता है उसको समाप्त कर देता है, वही क्या है? अपना इंसेंटिव, प्रोत्साहन है। फिर चौथा है प्रेरक। ये तीनों को मिला दे तो एक प्रेरक बनता है। एम यानी मोटिव इक्वल टू नीड, ड्राइव और इंसेंटिव, यानी आपका नीड आवश्यकता, ड्राइव चालक और ये प्रोत्साहन, तीनों को मिलाकर अपन क्या कहते हैं? प्रेरक, मोटिव कहते हैं। यदि ये तीनों अपनी पूरी हो जाती है तो इसका मतलब अपन पूरे रास्ते में मोटिवेशन रहा था। जैसे आज आपको आवश्यकता है किसकी है भाई? आपको आवश्यकता है पैसे की। आपकी आवश्यकता क्या है? भूख प्यास तो दूर की बात है, आपको आवश्यकता किसकी है? पैसा। पैसा को कैसे पाया जाएगा? नौकरी लग गई। तो आप जिस दिन नौकरी लग गए ना, उस दिन जितने दिन तक आपने नौकरी मिली, वो पूरा प्रक्रिया, रास्ता क्या था? आपका मोटिवेशन था, वो पैसा आपको चला रहा है, आवश्यकता, ठीक है। अभिप्रेरणा चक्र हिलगार्ड ने दिया। अभिप्रेरणा का चक्र किसने दिया? हिलगार्ड ने दिया। किसने दिया? हिलगार्ड ने दिया। और ये चक्र था भाई, कौन सा चक्र था? सबसे पहले आवश्यकता, आवश्यकता से चालक, चालक रहेगा तो तनाव रहेगा आंतरिक, तो आंतरिक तनाव, तनाव से अपन कार्य करते हुए क्या कर लेंगे? उद्दीपक मिलेगा। उद्दीपक मिल गया तो लक्ष्य की क्या होगी? प्राप्ति हो गई। तो फिर नई आवश्यकता हो जाएगी। ऐसी तो है नहीं आवश्यकता का अंत हो जाता है, आवश्यकता का अंत तो नहीं होता, ये कंटिन्यू चलता रहता है। आप 3rd ग्रेड लग गए तो फिर आपकी आवश्यकता है 2nd ग्रेड की हो जाएगी, 2nd ग्रेड लग गई तो 1st ग्रेड की हो जाएगी, 1st ग्रेड लग गए तो RS की हो जाएगी। तो आवश्यकताएं, RS लग गए तो S, UPSC में आ जाएगी, IPS बने, IAS बने, ठीक है। तो आवश्यकता का कभी अंत नहीं होता, लेकिन आवश्यकता एक चक्कर के रूप में चलती है। ये बात किसने कही? हिलगार्ड महोदय ने ये बात कही। क्लियर? शानदार, गजब। अभिप्रेरकों का वर्गीकरण, यहाँ से एक क्वेश्चन नोट कर लेना भाई। अभिप्रेरकों का वर्गीकरण किस किसने किया? मेस्लो ने के अनुसार 2 प्रकार के होते हैं, जन्मजात जो जन्म से आते हैं और अर्जित जो बाहर आकर अपन अर्जित करते हैं, यानी जन्म लेने के बाद में। भूख है, जन्म से लगती है आपको, बिल्कुल छोटे बच्चे को भी भूख लगती है। प्यास लगती है, नींद आती है। तो भूख, प्यास और नींद क्या है? ये जन्मजात अभिप्रेरक है। और अर्जित है शक्ति, अपने अंदर शक्ति आती है, अपन कैसे संबंध बनाते हैं, तो ये सारे क्या हैं? ये है शरीर में अर्जित, ठीक है, मेस्लो के अनुसार। उसके बाद में थॉमसन के अनुसार भी 2 है, स्वाभाविक और कृत्रिम। स्वाभाविक मतलब जो स्वभाव में होते हैं, अपने स्वभाव में क्या है? केवल खेलना, दौड़ना, खाना पीना, मौज करना, तो ये तो स्वाभाविक। जो क्रियाएं करते हैं ना मुख्यतः, ये ध्यान रखना, इसके अंदर क्या आती है? क्रियाएं आती है। क्रियाएं, खेलना, दौड़ना, कूदना, ये सारी क्रियाएं हैं वो स्वाभाविक।
कृत्रिम है जो बनावटी है, जैसे पुरस्कार और दंड है, पुरस्कार और दंड। दंड अपने लिए कृत्रिम है, स्वाभाविक थोड़ी, स्वभाव में थोड़ी आता है। दंड से अपने पुरस्कार मिलता है तो वो क्या है, कृत्रिम है, समाज में बना रखा है, भाई ये व्यक्ति ऐसा करेगा तो मैं उसको दंड दूंगा, ऐसा करेगा तो मैं उसको पुरस्कार दूंगा, ठीक है। हाँ जी, बिल्कुल अच्छी बात है। फिर एक वैज्ञानिक थे गेरेट, इनके अनुसार 3 प्रकार है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है गेरेट महोदय। इनके अनुसार 3 है, सॉरी मेस्लो सॉरी मेस्लो के अनुसार कितने प्रकार थे, 2 थे। थॉमसन के अनुसार कितने थे, 2 थे। लेकिन गेरेट महोदय के अनुसार कितने हैं, 3 है। कौन कौन से हैं, ये कहता है जैविक या देहिक, जैसे भूख है, प्यास है, काम है, ये क्या है, देह है। देह का मतलब शरीर, जैविक जैव प्रक्रिया में बना हुआ है उसको है। दूसरा है मनोवैज्ञानिक, कौन सा है, साइकोमोटर मनोवैज्ञानिक। प्रेम है, भय है, सुख है, ये मनोवैज्ञानिक है, यानी शरीर के अंदर उत्पन्न होने वाला एक भाव है, किसी को घृणा कर रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं, भय दिखा रहे हैं, ठीक है। और सामाजिक होते हैं, समाज में पाना चाहते हैं अपन। सामाजिक क्या है, आत्म सम्मान और आत्म गौरव, ये सामाजिक है। अपन समाज के अंदर जाते हैं ना, जैसे आप देखते हो किसी के शादी ब्याह है और वहां मुझे ये बताओ कोई फर्स्ट ग्रेड लगा हुआ आया एक आदमी, तो वो उसको क्या मिलेगा, सम्मान मिलेगा, वो सामाजिक समाज के अंदर आया उस दिन, ठीक है। और एक जो व्यक्ति अपने बेरोजगार जाए, अपने को कोई सम्मान नहीं मिलता, उसका कारण क्या होता है बच्चों, उसका कारण यही है कि सम्मान है, आत्म सम्मान है, ये समाज के अंदर व्यक्ति पाता है। ये बाद की बातें, लेकिन पहले उसको क्या आवश्यकता है, भूख प्यास काम, ये तो उठते ही आवश्यकता है। तो ये तो क्या हो गई जैविक। मनोवैज्ञानिक मानसिक रूप से व्यक्ति के अंतर्गत आती है, भय होता है, क्रोध होता है, ठीक है, आत्म गौरव, घृणा, ये सारे के लिए। लेकिन समाज में व्यक्ति को प्रतिष्ठा मान मिलता है, ठीक है, तो ये क्या है, सामाजिक है। फिर है अभिप्रेरणा के सिद्धांत। अभिप्रेरणा के क्या दे रखे हैं भाई, सिद्धांत है, बताएं अभिप्रेरणा के सिद्धांत। सबसे पहला एक सिद्धांत है मूल प्रवृत्त्यात्मक, मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत, विलियम मैकडूगल ने दिया। और प्रत्येक संवेग एक मूल प्रवृत्ति से जुड़ा हुआ रहता है, और इनके अनुसार 14 मूल प्रवृत्ति होती है और 14 क्या होते हैं, संवेग होते हैं। यानी 14 मूल प्रवृत्ति 14 संवेगों के साथ जुड़ी हुई हो, जो आपको मैंने बाल विकास के अंतर्गत बता दी थी। ये 14 मूल संवेग है, इनके साथ जुड़ी हुई ये मूल प्रवृत्ति है, ठीक है। आवश्यकता पदानुक्रमिक सिद्धांत, ये अभिप्रेरणा का सबसे इंपॉर्टेंट है। आवश्यकता पदानुक्रमिक सिद्धांत, आवश्यकता के अनुसार पदों का अनुसरण करने का जो सिद्धांत दिया था वो अब्राहम मेस्लो ने दिया। किसने दिया, अब्राहम मेस्लो के अनुसार आवश्यकता पदानुक्रमिक सिद्धांत दिया। इसके अनुसार व्यक्ति को 5 प्रकार की आवश्यकता होती है। व्यक्ति को कितने प्रकार की आवश्यकता होती है, 5 प्रकार की, जिनका क्रम यहाँ दिखाया गया। पहली आवश्यकता है दैहिक आवश्यकता। कौन सी आवश्यकता है, देह है। देह का मतलब शरीर को जिसकी आवश्यकता है, ये जरूरी भी है, जैसे भूख और प्यास, ये क्या है, दैहिक आवश्यकता है। दूसरी है फिर सुरक्षा की आवश्यकता। यदि अपना भोजन मिल गया तो फिर अपने को सुरक्षा, जैसे अपने लिए कपड़ा आवश्यकता है, मकान की आवश्यकता, ये अपनी सुरक्षा के लिए तो कपड़ा और मकान। फिर ये मिल गया तो फिर अपन चाहते हैं स्नेह और प्रेम, कि अपने को कोई स्नेह करने वाला हो, प्रेम करने वाला हो, माता पिता हो, ठीक है, पत्नी हो, गर्लफ्रेंड हो, ये कौन है, अपने दोस्त हो, ये बाद में की चीजें। सबसे पहले व्यक्ति को कौन टारगेट दिखाई देता है, भूख। भूख शांत होगी फिर देखेगा भाई क्या अपने को कपड़ा चाहिए, अपने मकान कैसे होने चाहिए, ये आवश्यकता 2 नंबर पे है। ये भी कपड़ा मिल गया, अच्छा कपड़ा, फिर आवश्यकता है कि कोई उसे स्नेह करने वाला, उसे प्रेम मिले, तो उसके लिए आवश्यकता होती है शादी ब्याह, ठीक है। तो ये तीसरी आवश्यकता होगी। लगभग अभी वर्तमान में 2 आवश्यकता तो पूरी हो ही जाती है। तीसरी आवश्यकता करने के लिए आपको नौकरी की आवश्यकता होती है। फिर है सम्मान पाने। यदि वो स्नेह प्रेम मिल गया तो अपनी इच्छा रहती है कि अपन किसी को सम्मान दे और अगला अपना सम्मान करे, ये चौथी इच्छा है। और फिर 5वां आत्म सिद्धि, ये सारे मिल गई तो 5वीं आती है आत्म सिद्धि। अब उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, अब उसको राम नाम लेना है, ठीक है। तो इनका क्रम पूछा जाता है आपको, ये क्रम अच्छे से याद होना चाहिए। ये क्रम एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। सबसे पहले आवश्यकता है दैहिक। देह का मतलब शरीर को आवश्यकता। दैहिक आवश्यकता में कौन आती है, भूख है, ठीक है, प्यास है। दूसरी आवश्यकता कौन सी महसूस होती है, दूसरी आवश्यकता होती है सुरक्षा की आवश्यकता। सुरक्षा चाहिए व्यक्ति को 2 नंबर पे। सुरक्षा मिल गई तो वो स्नेह देना चाहता है, तो स्नेह या प्रेम। फिर उसके बाद में वो आत्म सम्मान की व्यवस्था करता है। यदि वो मिल गया तो फिर उसके बाद में उसके लिए क्या है, आत्म सिद्धि की आवश्यकता, ठीक है। तो अच्छे से याद रखना।
फिर अगला है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। सिगमंड फ्राइड के अनुसार मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया था, इसको मैंने कहीं नहीं पढ़ा है इसलिए मैं इसको किस में पढ़ा रहा हूँ, अभिप्रेरणा। बाकी ये जुड़े हुए एक दूसरे से हैं। मन की इन्होंने कितनी अवस्थाएं बताई? 3 अवस्थाएं बताई। किसकी? मन की इन्होंने 3 अवस्थाएं बताई, चेतन मन, अर्धचेतन मन और अचेतन मन। इनके अनुसार इन्होंने इसे माना है कि चेतन मन होता है ना, वो इस प्रकार से है जिस प्रकार से पानी के अंतर्गत है, पानी के अंतर्गत बर्फ का टुकड़ा, साइंस में बात करते हो किस बर्फ का टुकड़ा है वो तैरता है, किसके अंतर्गत? पानी के अंतर्गत। तो उसके नॉइज से है ना वो अंदर की ओर रहता है, एक हिस्सा बाहर की ओर रहता है। ऐसे ही व्यक्ति का मन होता है। जो चेतन मन होता है ना वो 1/10वां हिस्सा होता है। चेतन मन कितना होता है? 1/10वां भाग कौन होता है? चेतन मन होता है। जो मस्तिष्क की जागृत अवस्था होती है, जो अपने को दिखाई देती है, जो बर्फ अपने को दिखाई देती है ना वो है जागृत अवस्था। कैसे? जैसे अब मैं आपको पूछूं कैसे, तो आप बोलते हो कबूतर। मैंने बोला कैसे, आप बोलते हो खरगोश। अब मैंने कहा कैसे, गाय। ये चीजें जो आपके चेतन मन के अंदर पड़ी हुई है, जिनको आपको बिना कुछ याद किए सीधा आप एक्सप्रेशन में ले आते हो, आप डेली अपने यूज में नाम लेते हो, वो सारी की सारी चीजें चेतन मन में होती है, जागृत मस्तिष्क में होती है। और चेतन मन में इतनी चीजें डेवलप कर सकते हो, अपना मस्तिष्क का तो बहुत बड़ा है यंत्र। आप अपनी जो आवश्यकता में आने वाली चीजें सब कुछ आप चेतन मन में रखते हो, क्योंकि इनको बार बार आप याद करते हुए रहते हो। ठीक है, वो चेतन मन में जागृत अवस्था में है, वो है आपका चेतन मन। जो चीजें बिना कोई जोर डाले आपको याद है वो है कौन सा? चेतन मन। उसके बाद में आता है अर्धचेतन मन। ये मन की वह अवस्था है जिसके अंतर्गत आधा तो वो चेतन में है, आधा अर्धचेतन में। कुछ ऐसी घटनाएं जिनको जोर देने पर आपको याद आ जाए, जैसे सपोज दैट आपने किसी जमाने में गर्लफ्रेंड बनाई थी ठीक है, और थोड़े समय के बाद में उसके साथ में आपका ब्रेकअप हो गया, चीजें टूट गई, लेकिन फिर आप उनको धीरे धीरे याद करते करते अचेतन मन में डाल दिया। लेकिन किसी दिन ऐसे मान लो उसका नाम था माया। क्या नाम था भाई? माया नाम था। किसी दिन कोई आपके 5-7 साल बाद में कोई कार्ड आता है और उसके अंतर्गत माया नाम लिखा हुआ आया। माया नाम लिखे हुए आते ही आपके माइंड में पीछे की चीजें रिकॉल होना शुरू हो गई, जो चीजें आपने धक्का देके किसके अंदर डाली थी? अचेतन मन के अंतर्गत डाली थी। वो सारी याद करने पर, थोड़ा जोर देने पर आपको वो चीजें याद आने लग गई। इसका मतलब वो आपके कौन से मन में थी? अर्धचेतन मन में थी। और ऐसी घटनाएं जिनको आप भूल जाते हो, याद भी नहीं रख पाते, वो कौन सी चीजें हैं? वो चीजें हैं आप 1-2 बार पढ़ी हुई चीजें हैं, वो आपके अचेतन मन में चली जाती है, जो याद करने पर भी याद नहीं आती है। अचेतन मन 9/10वां भाग होता है। दुग्ध बातें होती है, दमित इच्छाएं होती है, दुख देने वाले, जिनको आप बाहर की ओर याद करने पर याद आकर भी जाती है तो आपको क्या करती है? ये दुख देती है, बहुत ज्यादा दुख देने वाली चीजें हैं, यानी सुलभ रूप से याद आ जाती है, तो आपका अर्धचेतन मन थी। बहुत जो चीजें आपको दुख देने वाली थी उन सबको आपने अचेतन मन में डाल दिया। और भी बहुत कुछ अचेतन मन में डालना है। मनुष्य की प्रकृति भूलना एक आवश्यकता है, इसलिए आपको चीजें आप भी जितना मैटर में पढ़ाता हूं उतना याद नहीं कर पाते, उनको बार बार चेतन मन में, अर्धचेतन मन में रखने के लिए रिकॉल करना पड़ता है। क्लियर? भूल गए होंगे आप, जैसे आप किसी के साथ में रिलेशनशिप में रहे होंगे 2015-16 में, फिर आपका उससे रिलेशनशिप टूटा, किसी दूसरे के साथ में आपके रिलेशन बने, किसी तीसरे के साथ में। आज आपको नहीं याद है पहला रिलेशनशिप कब बना, क्या बना, क्योंकि वो डिटेल आपके लिए आज इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन किसी का रिश्ता यदि एक के साथ ही चला रहा है, जैसे आपकी शादी हुई थी तो आपको वेडिंग एनिवर्सरी बनाने के लिए वो चीज़ें आज भी याद हैं, तो वो कौन से मन में रखनी पड़ी आपको? अर्धचेतन मन। तो जो दुख देने वाली घटनाएं उसको व्यक्ति क्या करता है? अचेतन मन में डाल देता है, ताकि उसे याद ना आए। सिगमंड फ्राइड ने व्यक्तित्व संरचना की दृष्टि से 3 अवस्थाएं बताई। व्यक्तित्व का निर्धारण करने पर व्यक्ति का जो व्यक्ति है, पर्सनैलिटी है, जो अपने आप को दिखाई देती है, वो किस प्रकार से है, तो उन्होंने चेतन, अचेतन और अर्धचेतन मन की अवस्था के आधार पर 3 प्रकार की अवस्थाएं व्यक्तित्व की भी डिफाइंड की है, जिसके अंतर्गत पहला है इड। कौन है? इड, जिसे बोलते हैं इदम। इसका संबंध अचेतन मन से बताया इन्होंने। व्यक्ति की जो दमित इच्छाएं होती है उस प्रकार की का जो व्यक्ति कार्य करता है वो करता है इड प्रवृत्ति के अंदर। ये इड प्रवृत्ति क्या होती है? जो व्यक्ति होता है उसका पशुत्व रूप होता है, यानी उसको कुछ नहीं चाहिए इस अवस्था के अंतर्गत। खाओ
पियो मौज करो। मैं इसको एक ही नाम से याद करता हूं, खाओ पियो मौज करो मस्ती करो। बस यही क्या है, आपका इड है। यानी सुखवादी सिद्धांत, व्यक्ति को क्या चाहिए, सुख चाहिए। बस पहनने के लिए कपड़े अच्छे मिल जाए, खाने के लिए अच्छे अच्छी चीजें मिल जाए, घूमने के लिए गाड़ी मिल जाए। सुखवादी सिद्धांत में जो व्यक्ति रहता है वो व्यक्ति का कौन सा रूप है, वो है इड रूप। ये इच्छाओं का भंडार है। ये क्या है, इच्छाओं का भंडार। मुझे ये चीज भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, मुझे स्कॉर्पियो भी चाहिए, मुझे एल्टो भी चाहिए। जो जो चीजें आती है वो सारी की सारी इच्छाओं में। इसमें व्यक्ति का पशु प्रवृत्ति रूप दिखता है। उस चीज को पाने के लिए व्यक्ति कुछ भी करेगा। पशुत्व है, उसे नहीं पता कौन क्या देख रहा है, वो पशु प्रवृत्ति। इसके अंदर व्यक्ति जो बचपन में पाया जाता है, बचपना होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक बच्चा है, कौन भाई, एक बच्चा बिल्कुल, ये मार्केट में जाता तो है, मार्केट तो चला ही जाता है। मार्केट के अंतर्गत वो क्या करता है भाई, एक गाड़ी देखता है, बहुत बड़ी गाड़ी, खिलौने गाड़ी। वो बच्चा इस गाड़ी को पाने के लिए वहां लौट जाएगा, सड़क के अंदर पशु के जैसे व्यवहार करने लग जाएगा। उसे किसी भी हालत में क्या चाहिए, ये गाड़ी चाहिए। वो अपने माता पिता से रूठ जाएगा, वहां बाजार के अंदर ही रोने लग जाएगा, हो हल्ला करने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर इड हावी है। जब इड व्यक्ति के अंदर हावी रहता है, उस समय उसे कोई मतलब नहीं, उसे जो चीज आवश्यकता है उस आवश्यकता के लिए वो कुछ भी करेगा उसे पाने के लिए। ये एक प्रकार की इच्छाओं का भंडार है, ठीक है ना। बचपन का रूप, खाओ पियो मौज करो, किसी से कोई मतलब नहीं रहता। उसके बाद में ईगो आ जाता है। अब अपने ईगो को बहुत अलग चीज से ले लेते हैं। साइको कहते हैं व्यक्ति में ईगो होना चाहिए। जो व्यक्ति वास्तव में ईगो रखता है वही पर्सनैलिटी में सबसे बढ़िया बताया गया। सर ये कैसे? ईगो को अपन घमंड से जोड़ लेते हैं, वो घमंड नहीं। ईगो का मतलब होता है अहम। अहम का मतलब क्या है? व्यक्ति वास्तव में व्यक्तित्व का निर्धारण कर पाता है। सही गलत का डिसीजन जो व्यक्ति कर पाता है वही व्यक्ति का ईगो है। प्रत्येक व्यक्ति में ईगो होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति में क्या होना चाहिए? ईगो होना चाहिए। ये वास्तविक सिद्धांत है और इसका संबंध कौन से मन से है? चेतन मन से। ये समायोजन की एक अवस्था है और व्यक्तित्व का कार्यपालक है। व्यक्तित्व का क्या है? कार्यपालक है। यानी व्यक्तित्व का सही डिसीजन, मैं कह रहा हूं मेकिंग डिसीजन, कि मुझे कौन सा कार्य करना है कौन सा नहीं करना। ये जो कार्य व्यक्तित्व में आता है व्यक्तित्व का ईगो को डिनोट करता है। अपने ईगो को जीवित रखना भाई। मैं आज की इस क्लास के माध्यम से एक छोटी सी 2 मिनट की बात बता देता हूं। घमंड व्यक्ति को कभी नहीं करना चाहिए, मैं मानता हूं। बहुत लोग जब सक्सेस हो जाते तो अपन लोग क्या करना शुरू कर देते, इसके अंदर ईगो आ गया। देखो ईगो होना चाहिए। ईगो का तात्पर्य ये है कि अपनी बात पे अड़िग रहना। अपनी बात पे कैसे? यदि आप सही हो तो सही साबित रहो, आप गलत हो तो बिल्कुल गलत हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप समाज के साथ में ऐसा व्यवहार करना जिसमें आपका जो आत्म सम्मान है वो बना हुआ रहे। आप किसी के भी सामने ये मत गिड़गिड़ाना जहां आपका आत्म सम्मान खोए, उसको लात मार के बाहर निकल जाना। पर्सनैलिटी यही कहती है आपके अंदर आपका ईगो होना चाहिए। साइकोलॉजी के अनुसार जो व्यक्ति ईगो के अंदर रहता है इधर इधर नहीं लौटता है। मारवाड़ी के में एक कहावत चलती है कि अपने सम्मान के लिए कुछ भी करना पड़े, नाड़ भी कटवानी पड़े तो कटवा लेनी चाहिए। इसका तात्पर्य है कि समाज में आपको अपना खुद का ईगो होना चाहिए। ईगो का मतलब यदि कोई व्यक्ति आपकी रेस्पेक्ट नहीं करता तो मैं साफ कहता हूं आप भी उसकी रेस्पेक्ट मत कीजिए, कोई टेंशन नहीं है। गांव वाला कहने वाला कुछ भी कहे, आप उसी की रेस्पेक्ट कीजिए जो आपकी रेस्पेक्ट करता है। अपनी रेस्पेक्ट चाहे आप कितने ही बेरोजगार होंगे, कोई आपको देके नहीं जाने वाला, ठीक है। इसलिए आप अपनी रेस्पेक्ट को, अपने ईगो को जीवित रखना, ठीक है। चलते हैं आगे। और सुपर ईगो, परम अहम, ये तो आदर्शवादी सिद्धांत होता है व्यक्ति के अंदर। ये देखो मैंने सामान्यतः ये चीज सुपर ईगो कहाँ देखा? मैंने ये देखा कि हालांकि ब्रह्मचारी व्यक्ति होता है, साधु सन्यासी होता है, उसके अंदर ये पाया जाता है। सुपर ईगो नैतिकता की बातें करता है कि ऐसे करो, जैसे परमानंद जी महाराज हो गए। सबसे अच्छे में तो परमानंद जी को ही बताऊंगा। जो जो बातें करते हैं ना वो सारी वो उनके अंदर है ये सुपर ईगो, परम अहम। क्यों है? क्योंकि वो आदर्शवादी सिद्धांत करते हैं आज के अनुसार, नैतिकता की बातें करते हैं, आध्यात्मिकता की ओर रुझान हो जाता है। फिर उनको समाज से कोई मतलब नहीं, वो केवल और केवल ईश्वर प्राप्ति के मार्ग बताते, ईश्वर से प्रेम करने के संबंध बताते रहते हैं। आदर्शवादी सिद्धांत है। सुपर ईगो लगभग 1% लोगों में भी नहीं पाया जाता, 0.1% में पाया जाता है। जिस दिन सुपर ईगो मिल जाता है वो एक तरह के भगवान हो गए, इसे मान लो। तो व्यक्ति के अंदर इड तो पश्चय होना ही नहीं चाहिए। ईगो हर प्राणी में होना चाहिए।
चाहिए। और सुपर ईगो, जिस दिन सुपर ईगो हो जाओगे तो आप क्या हो जाओगे, महात्मा बन जाओगे, यानी आप एक देवता रूप कर जाओगे, आप देवताओं जैसी बातें करोगे, वो नहीं करना चाहिए। लेकिन आजकल ये व्यवहार वो लोग कर रहे हैं, मैं सही बताऊं ना, ये वास्तव में सुपर ईगो दिखाते वो लोग हैं जिनके अंदर सच में वो ईड प्रवृत्ति के होते हैं। वह प्रवचन सबसे ज्यादा देगा। चोरी करने वाला लोग है ना, वो आपको ये ज्ञान देगा कि चोरी नहीं करनी चाहिए। आप मारने पीटने वाला व्यक्ति ज्ञान देगा मारना पीटना नहीं चाहिए। सबसे ज्यादा समाज के अंदर वही व्यक्ति सबसे ज्यादा आजकल सुपर ईगो दिखाने के लिए, जो ईड प्रवृत्ति का व्यक्ति है वह सुपर ईगो दिखा रहा है। ऐसे समझ लेना कि जो ज्ञान की बात कर रहा है उसके अंदर ज्ञान नहीं है, जो ज्ञान देने की बात कर रहा है साफ साफ समझ लेना ज्ञान नहीं है। कोई ऐसे कहता है आपको चोरी नहीं करनी चाहिए, कन्फर्म समझ जाना कि इसने कभी ना कभी चोरी की थी। कोई बोलता है झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो कन्फर्म 100% है उसने कभी ना कभी झूठ, कभी ना क्या रोज ही झूठ बोलता है। कोई ऐसा कहता है उस व्यक्ति को मारना पीटना नहीं चाहिए था, वैसा नहीं करना चाहिए, इसका मतलब उसने किसी दूसरे को के साथ में बुरा व्यवहार किया है। अपन कहते हैं समाज में अच्छा व्यवहार करना चाहिए और वो करना चाहिए, तो साफ साफ बात है उसने समाज में बुरा व्यवहार किया है। आज का जमाने में वही लोग ज्ञानी बन रहे हैं जो विपरीत प्रकृति का दर्शाने का प्रयास करते हैं, होते वास्तव में कुछ अलग है, ज्ञान अलग प्रवृत्ति के देते हैं। क्लियर है? तो ये कुल मिला के अपना अभिप्रेरणा मोटिवेशन वाला चैप्टर यहाँ क्लोज हो जाता है। अब आपका एक एडजस्टमेंट साइकोलॉजी में और बचा है, उसके अलावा अपने साइकोलॉजी कंप्लीट कर ली है। ठीक है, एडजस्टमेंट अगली क्लास आपको मिल जाएगी। रीट मुख्य सृष्टि ऑनलाइन कोचिंग क्लासेज, अपनी कोचिंग क्लासेस के द्वारा रीट मुख्य परीक्षा लेवल 1 और लेवल 2 के शानदार हस्तलिखित जो नोट्स है वो आपके सामने अवेलेबल है। कौन कौन से? राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, राजस्थान की राज्य व्यवस्था, राजस्थान भूगोल, राजस्थान की कला संस्कृति, शिक्षा मनोविज्ञान और कंप्यूटर। ये पूरा पोर्शन 999 पर 50% ऑफ के साथ अभी 499 में आपको मिल रहा है। अब बहुत लोग इनको लेकर, देखो मैं तो लेने के लिए भी नहीं कह रहा, लेकिन इनका एक प्रॉफिट है जो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ। ये प्रॉफिट ये है कि आप बार बार इन शॉर्ट नोट्स के माध्यम से आप तैयारी कर सकते हो। क्या चीज़ पढ़नी चाहिए किताबों में, आप ग्रंथों में एक तो बार बार पढ़ नहीं सकते, एक आप लोगों को पता नहीं मुझे क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। ये नोट्स उतने मैंने बना दिए कि आपको ये चीज़ पढ़नी है। जैसे आरपीएससी पढ़नी है तो क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, आरपीएससी वो बहुत डिटेल है। अब किताब में आप ये भी पढ़ना चाहोगे ये भी पढ़ना चाहोगे, तो उन चीज़ों के लिए ये आपके सामने अवेलेबल है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना। ये नोट्स परचेज करने के लिए आप इन नंबरों पे व्हाट्सअप कर लेना, और डेमो चाहते हो तो डेमो का वीडियो डाला हुआ है वो डेमो भी देख सकते हो, मेरे से भी प्राप्त कर सकते हो। ये नोट्स अंत तक आप खरीद लोगे ना तो आप है ना ऐसे मान लो अंत अदर लोगों से बहुत ज़्यादा बूस्ट कर जाओगे, इतनी बात मैं कहूँगा। और 4th ग्रेड में जिन्होंने लिया था उन सब का अच्छा रिस्पॉन्स रहा था, अच्छे मार्क्स भी बन रहे हैं, तो सभी को लिए बेस्ट ऑफ लक मेरी ओर से। और अब मैंने आपको शैक्षिक परिदृश्य वाला पार्ट करवा दिया था निःशुल्क, मैंने साइकोलॉजी कंप्लीट करवा दी है। अब आप लोग मुझे बताओ कि अब क्या करवाना है, सामान्य ज्ञान वाला पोर्शन करवाऊँ या कंप्यूटर करवाऊँ? दोनों में से आप डिसाइड कर लेना, या फिर ज्योग्राफी या कला संस्कृति में से क्या करवाना है। ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, धन्यवाद, राम राम।